नमस्कार दोस्तों, आपके अपने स्टडी चैनल परीक्षा वृतांत में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के खंड 3 के अंतर्गत ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, ब्रिटिश कालीन समितियां और 1857 के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इसमें परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको कवर करेंगे। अगर परीक्षा में यहाँ से कोई भी प्रश्न आता है तो निसंदेह आप इतना कवर किए रहेंगे तो कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। तो हम शुरू करते हैं ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। ये ग्राफ जो आपके सामने दिख रहा है ये ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था का है। इसमें उस समय कौन कौन सा बंदोबस्त था, कब कब लागू किया गया, किसके काल में लागू किया गया, कहाँ लागू किया गया, ब्रिटिश भारत के कितने भूखंड पर मतलब कि कितने प्रतिशत भूभाग पर यह लागू किया गया और कौन उसके लिए उत्तरदायी था। इन सब चीज़ों का एक ग्राफ के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त जिसे जमींदारी बंदोबस्त कहते हैं, यह 1793 ईस्वी में, कब 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त 1793, यह डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, सन बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1793 किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। कभी कभी तो यह भी पूछ देता है अस्थाई बंदोबस्त कंफ्यूज करने के लिए, कभी ज़मींदारी बंदोबस्त पूछ देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। या अस्थाई बंदोबस्त पूछे या ज़मींदारी बंदोबस्त पूछे, दोनों का तात्पर्य एक ही होता है। 1793 में लागू किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। कहाँ कहाँ लागू किया गया ये महत्वपूर्ण है। बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश के बनारस खंड में और उत्तरी कर्नाटक में। कितने भूभाग पर लागू किया गया था? ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग पर। ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग पर लागू किया गया। भूमि अधिकृत जमींदार को, भूमि किसे अधिकृत थी? जमींदार को। ब्रिटिश भारत को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की थी। अगला बंदोबस्त है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी 1820 ईस्वी में, वर्ष 1820 में रैयतवाड़ी बंदोबस्त टॉमस मुनरो द्वारा लागू किया गया। कहाँ पर? बम्बई, मद्रास, असम में। ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर। तो हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा भूभाग पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया। भूमि का मालिक कौन होता था? किसान। अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का मालिक जमींदार को बनाया गया था, उसे अधिकृत की गई थी। ब्रिटिश भारत को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की थी, क्योंकि रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान भूमि का मालिक था, तो जमीन राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? किसान की बनती है। तीसरा बंदोबस्त था महालवाड़ी। महालवाड़ी बंदोबस्त 1822 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लागू किया गया। हॉल्ट मैकेंजी द्वारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में। ब्रिटिश भारत का 30% भूभाग इसके अंतर्गत शामिल था। भूमि पर गांव का अधिकार पूरे गांव का होता था, ना तो किसी किसान का, ना ही जमींदार का, पूरे गांव का अधिकार होता था भूमि पर। महालवाड़ी व्यवस्था में पूरे गांव का अधिकार होता था। ब्रिटिश भारत को राजस्व देने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया की थी, गांव के मुखिया की जिम्मेदारी थी। तो हमने देखा भू राजस्व व्यवस्था 3 बंदोबस्त पर आधारित थी। अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक से प्रश्न अगर आएगा तो आप परीक्षा में नहीं छोड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं।
ब्रिटिश कालीन समितियाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न गाहे बगाहे पूछा जाता है। लगभग 12-13 समितियाँ थी और इनसे या तो वायसराय या तो किस उद्देश्य के लिए समितियाँ लाई गई थी और कब लाई गई थी, इससे प्रश्न बनता है। तो हम शुरू करते हैं। ब्रिटिश कालीन समितियाँ, पहले कॉलम में है आयोग, दूसरे कॉलम में है अध्यक्ष, तीसरे कॉलम में है वायसराय और चौथे कॉलम में है इन समितियों या आयोगों को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था। तो इनाम आयोग पहला है। इनाम आयोग 1852 ईस्वी में लागू किया गया था, लाया गया था। इनाम आयोग के अध्यक्ष इनाम थे। वायसराय उस समय लॉर्ड डलहौजी थे। उद्देश्य क्या था? भूस्वामियों की संपत्ति या उपाधियों की जांच करना। अगला आयोग है चार्ल्स वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड डिस्पैच बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आता है। 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड डिस्पैच लाया गया था। इसके अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड थे और वायसराय उस समय लॉर्ड डलहौजी थे। उद्देश्य क्या था? भारत की भावी शिक्षा की रूपरेखा तय करना। चार्ल्स वुड डिस्पैच किसके लिए लाया गया था? शिक्षा, भावी शिक्षा की रूपरेखा तैयार करने के लिए। स्ट्रेची आयोग, स्ट्रेची आयोग 1878 ईस्वी में लाया गया। रिचर्ड स्ट्रेची इसके अध्यक्ष थे। वायसराय लॉर्ड लिटन थे। उद्देश्य क्या था? अकाल पीड़ितों की सहायता, अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु स्ट्रेची आयोग लाया गया था। हंटर आयोग 1882 ईस्वी में लाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? विलियम हंटर और उस समय लॉर्ड रिपन वायसराय थे। उद्देश्य क्या था? शिक्षा की प्रगति के पुनरावलोकन हेतु। हर्षल समिति 1893 में, अध्यक्ष हर्षल थे। वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन थे। ये टकसाल संबंधी सुझाव देने के लिए लाया गया था। हर्षल समिति टकसाल संबंधी सुझाव देने के लिए लाया गया था। अगला है मैकडोनल आयोग, 1900 में लाया गया था। सर एंटोनी मैकडोनल इसके अध्यक्ष थे। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में लाया गया था। दुर्भिक्ष पर स्ट्रेची आयोग की रिपोर्ट पर अपना सुझाव देना इसका उद्देश्य था। अगला है मान क्रीक आयोग, 1901 में। सर वोल्विन स्कॉट मान क्रीक थे इसके अध्यक्ष। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में लाया गया था। सिंचाई योजना हेतु लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में जितने भी आयोग या समितियों का गठन किया गया, किस उद्देश्य के लिए किया गया, कब किया गया, इससे प्रश्न बनता है। कभी क्रम अनुसार पूछ लेगा, कभी मिलान करने के लिए देगा, तो आप तैयार रखिए, इसको लर्न कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। फ्रेजर आयोग 1902 ईस्वी में लाया गया। इसके अध्यक्ष सर डब्ल्यू फ्रेजर थे। फ्रेजर आयोग के अध्यक्ष सर डब्ल्यू फ्रेजर थे। 1902 में लाया गया। वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। उद्देश्य पुलिस प्रशासन की कार्य पद्धति की जांच करना। पुलिस प्रशासन की कार्य पद्धति की जांच करना फ्रेजर आयोग का उद्देश्य था। शैडलर आयोग, शैडलर आयोग माइकल शैडलर की अध्यक्षता में लाया गया। उस समय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। उद्देश्य क्या था? कलकत्ता विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली और उसके दोषों की जांच करना। कब लाया गया था? 1917 में। 1917 में शैडलर आयोग लाया गया था। अगला है बटलर समिति। बटलर समिति 1927 ईस्वी में लाई गई। इसके अध्यक्ष हारकोर्ट बटलर थे। वायसराय उस समय लॉर्ड इरविन थे। बटलर समिति का उद्देश्य ब्रिटिश परम सत्ता और देशी राज्यों को अच्छे संबंध स्थापित करने से संबंधित सुझाव देने के लिए। इस प्रकार ब्रिटिश कालीन समितियां, जो महत्वपूर्ण समितियां थी, उस पर चर्चा हो चुकी है और महत्वपूर्ण बिंदुओं का अवलोकन किया जा चुका है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है।
अगर इतना तैयार रहेगा तो संभवतः आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में कई बार सुने जाने वाले शब्दों में ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, धन निष्कासन का सिद्धांत हम सुनते आए हैं। यह क्या था? इसके प्रतिपादक कौन थे? इसके प्रतिपादक थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। प्रतिपादक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इनकी पुस्तक इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, जो 1867 ईस्वी की लेख द्वारा जिस इस सिद्धांत को प्रकाशित किया गया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो 1901 में इनकी बुक आई थी। इसमें इन दोनों, एक इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया नामक लेख और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के माध्यम से दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। अन्य विचारक जो थे वो रमेश चंद्र दत्त, और रमेश चंद्र दत्त की इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक द्वारा भी यह सिद्धांत दिया गया था। इस सिद्धांत में यह दिखाया गया कि भारत से किस प्रकार धन बाहर जा रहा है, वो माध्यम कौन कौन से हैं, कितने मात्रा में जा रहा है और उससे प्रभावित कौन कौन हो रहा है। आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 का विद्रोह है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई और 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, और विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक कौन थे, और इस संबंध में इतिहासकार और विद्वानों का क्या मत है। तो हम शुरू करते हैं 1857 का विद्रोह और इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को। 1857 का विद्रोह यह 29 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर पश्चिम बंगाल जिला परगना में है कि मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट मेजर बाग की हत्या कर दी और मेजर सार्जेंट ह्यूसन को गोली मार दी। आपको दोनों नाम याद रखना है, मेजर सार्जेंट ह्यूसन और मेजर सार्जेंट बाग। कब? 29 मार्च 1857 को। ये पूछा जा सकता है कि मंगल पांडे किस इन्फेंट्री से थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर से। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को। विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। डेट भी इम्पॉर्टेंट है और स्थान भी इम्पॉर्टेंट है। कई बार बैरकपुर पूछ करके कंफ्यूज करता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कहाँ से हुई थी शुरुआत? मेरठ से हुई थी। कब? 10 मई 1857 को हुई थी। 1857 के सैनिक विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं में कहीं न कहीं पूछा जाता है। 1857 के सैनिक विद्रोह के समय मुग़ल शासक कौन था? बहादुर शाह जफ़र। अब आगे देखते हैं 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन थे। केंद्र: भारतीय नायक या विद्रोही नेता, विद्रोह तिथि, विद्रोह का दमनकर्ता और दमन तिथि। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण है
विद्रोह का केंद्र और भारतीय विद्रोही नेता। बाकी चीज़ें गौड़ हैं, लेकिन आपको एक नज़र देख लेना है। तो देखते हैं, विद्रोह का केंद्र दिल्ली। दिल्ली में भारतीय नायक बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खां, इनके सहायक थे बख्त खां। शुरुआत कब होती है? 11 मई 1857 को। दमन कौन करता है? निकलसन और हडसन। कब? 20 सितंबर 1857 को। अगला केंद्र है लखनऊ। लखनऊ में नेतृत्व करते हैं बेगम हजरत महल बिरजिस कादिर। शुरुआत होती है 30 मई 1857 को। विद्रोह का दमन कॉलिन कैम्पबेल द्वारा किया जाता है मार्च 1858 में। अगला केंद्र है विद्रोह का झांसी। यहाँ नेतृत्व प्रदान करती हैं रानी लक्ष्मीबाई। 4 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत होती है। जनरल ह्यूरोज विद्रोह का दमन किए। कब? 17 जून 1858 को। अगला केंद्र है कानपुर। कानपुर में नाना साहब ने नेतृत्व प्रदान किया। शुरुआत होती है 5 जून 1857 को। यहाँ पर दमन किया विद्रोह का कॉलिन कैम्पबेल ने। दमन तिथि 6 दिसंबर 1857। अगला केंद्र है जगदीशपुर। जगदीशपुर में नेतृत्व कुंवर सिंह ने प्रदान किया। यह बिहार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार पीसीएस या किसी भी बिहार के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जगदीशपुर में नेतृत्व किसने प्रदान किया? कुंवर सिंह ने। विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को ही। विद्रोह का दमन मेजर विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर ने किया। दमन तिथि दिसंबर 1858। विद्रोह का अगला केंद्र है फैजाबाद। फैजाबाद में नेतृत्व प्रदान किया मौलवी अहमदुल्ला ने। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। विद्रोह की शुरुआत होती है जून 1857 को। कैम्पबेल के नेतृत्व में विद्रोह का दमन किया गया 5 जून 1858 को। 1857 के विद्रोह का अगला केंद्र बरेली। यहाँ पर नेतृत्व खान बहादुर खान ने प्रदान किया। जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत होती है। कैम्पबेल के नेतृत्व में 1858 को विद्रोह का दमन किया जाता है। अगला केंद्र होता है इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज। यहाँ पर लियाकत अली ने नेतृत्व प्रदान किया। जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत होती है। कर्नल नील के नेतृत्व में 1858 में विद्रोह का दमन किया जाता है। फतेहपुर। फतेहपुर में अजीमुल्लाह ने नेतृत्व प्रदान किया। 1857 को विद्रोह की शुरुआत होती है। जनरल रेनार्ड के नेतृत्व में 1858 में विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह से संबंधित पुस्तकें एवं लेखक। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, आपको इन पर ध्यान। कुछ पुस्तकें इसमें नोट की हुई हैं, कुछ पुस्तकें मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप उसे नोट कर लीजिए। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इस पुस्तक के लेखक वी.डी. सावरकर हैं। द ग्रेट रिबेलियन, इसके लेखक हैं अशोक मेहता। अगली पुस्तक है सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, इस पुस्तक के लेखक R.C. मजुमदार हैं। ये सभी पुस्तकें 1857 के विद्रोह से संबंधित हैं। अगली पुस्तक है इंडियन म्यूटिनी, इसके लेखक हैं A.T. एम्ब्री। अगली पुस्तक अवध इन रिवोल्ट, लेखक रुद्रांशु मुखर्जी। अगली पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, लेखक T.R. होम्स। अगली पुस्तक रिबेलियन 1857, P.C. जोशी।
अगली पुस्तक है द सिपाही म्यूटनी ऑफ 1857। लेखक हैं HP चट्टोपाध्याय। द काजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1857, इसके लेखक हैं सर सैयद अहमद खान। सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटनीज 1857 टू 1859 और थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूटनी 1857 टू 59, इसके लेखक हैं SB चौधरी। इसी के साथ आज का सेगमेंट समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार, धन्यवाद।